इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। तो वोकेबलरी सीरीज के तीसरे वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश के कुछ नए शब्द और उनके स्पेशल यूजेस। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा पहला वर्ड है एम। AIM। एम। एम को जब हम एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसके 5 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। AIMM उसका V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है एम्ड, उसको हम ED लगाते हैं। और जब हम उसको सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है तब हम उसको S लगाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल वर्ब है, एम्स। और ING हम किसी भी कंटिन्यूअस के लिए उसको ING लगाते हैं, वो एमिंग हो जाता है। इसका मीनिंग होता है कोई लक्ष्य रखना, किसी चीज का लक्ष्य होना, निशाना साधना या उद्देश्य होना। आइए देखते हैं किस तरीके से इनको अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। पहला एग्जांपल है द एथलीट डिसाइडेड टू एम फॉर 100 मीटर्स इन ओलंपिक। जो एथलीट होते हैं ओलंपिक में तो वो हमेशा अपने लिए एक टारगेट रखते हैं, एम रखते हैं कि मुझे इस ओलंपिक में इसके लिए मेहनत करनी है। तो यहाँ जिस हम एथलीट की बात कर रहे हैं उसका ये टारगेट है, उसने ये डिसाइड किया, ये एम उसका लक्ष्य रखा है कि वो 100 मीटर्स में परफॉर्म करने वाला है। एथलीट ने ओलंपिक में 100 मीटर पर निशाना साधने का फैसला किया। सेकेंड एग्जाम्पल है द फंक्शन एम्स एट रेजिंग द फंड फॉर चैरिटी। दोस्तों बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो चैरिटी पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि उससे कोई अच्छे काम के लिए उसका जो जो भी प्रॉफिट है वहां यूज किया जा सके। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमें ये बता रहा है कि इस समारोह का उद्देश्य दान के लिए धन जुटाना है। तो यहाँ पर एम जो उसका मीनिंग हो रहा है उद्देश्य होना। देखिए कितना सुंदर तरीके से सेम वर्ड के अलग अलग मीनिंग हमको सीखने को मिल रहे हैं। ऊपर के सेंटेंस में हमने देखा है एम यानी लक्ष्य रखना, और वहीं नीचे के सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि एम यानी उद्देश्य होना। अब यही एम अगर नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है तो उसके मीनिंग होते हैं उद्देश्य। जैसे हिज मेन एम इन लाइफ इज टू बी अ गुड हस्बैंड एंड फादर। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य एक अच्छा पति और पिता बनना है। तो उद्देश्य, हम अपने लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव रखते हैं, कोई उद्देश्य रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है अलर्ट। अलर्ट दोस्तों एज अ वर्ब जब यूज होता है तो उसके एज यूजुअल 5 फॉर्म्स अलर्ट, और उसको हम ED लगा देते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए, वो हो जाता है अलर्टेड अलर्टेड। और सफिक्स लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में तो होता है अलर्ट्स, सिर्फ हम उसको S लगाते हैं। और ING के साथ वो हो जाता है अलर्टिंग। इसका मीनिंग होता है सावधान रहना, सचेत करना, खतरे की सूचना देना। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। I alerted the students that tests would be given the next day. मैंने छात्रों को सूचित किया या सचेत किया कि परीक्षण अगले दिन दिए जाएंगे। They alerted the new neighbors to the high rate of burglaries. उन्होंने नए पड़ोसियों को चोरियों की उच्च दर के प्रति सचेत किया। यानी कोई नया पड़ोसी रहने के लिए उसे पता नहीं उस एरिया में बहुत ज्यादा चोरियां होती है, तो उसके जो वहां ऑलरेडी जो रहता है उसने उस नए पड़ोसी को सचेत किया, यानी कि सूचना दी, खतरे की सूचना दी। यही अलर्ट जब एडजेक्टिव बनकर आता है, देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल उसका यूज है। यही अलर्ट जब एडजेक्टिव बनकर आता है तो उसका मीनिंग होता है सतर्क, चौकस, सावधान या चौकन्ना। दे ऑल हैव टू स्टे अलर्ट। उन सभी को सतर्क रहना होगा। हैव टू मीन्स कंपलसरी, जरूरी है, रहना होगा। यही अलर्ट जब नाउन बनकर आता है तो उसके मीनिंग होते हैं चेतावनी, संकट, सूचना या खतरे की सूचना। सोल्जर्स आर पुट ऑन हाई अलर्ट ड्यूरिंग द वॉर।
हमें पता है जब जंग होती है, वॉर होती है, तो सोल्जर्स को हमेशा हाई अलर्ट पे रखा जाता है, यानी कि किसी भी समय उनको ऑर्डर की देर होती है और वो उन्हें जंग में कूदना होता है। युद्ध के दौरान सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। दे अलर्टेड द न्यू नेबर्स टू द हाई रेट ऑफ बर्गलरीज। उन्होंने नए पड़ोसियों को चोरियों की उच्च दर के प्रति सचेत किया। ये ऑलरेडी हमने देखा है, यहां पर भी ये एज ए नाउन यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, द फिशरमैन वर इन्फॉर्म्ड टू बी ऑन अलर्ट ड्यूरिंग हाई टाइड इन द ओशन। आपने अक्सर सुना होगा जब समुद्र में हाई टाइड होता है, बहुत ज्यादा लाटें आती है और समुद्र में बहुत ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर पानी होता है, तो उस समय मछुआरों को जो है तो वहां जाने की इजाजत नहीं होती है। मछुआरों को समुद्र में उच्च ज्वार के दौरान सतर्क रहने की सूचना दी गई। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ये तो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जिसमें उनकी जान को खतरा ना हो, इसलिए उन्हें अलर्ट किया जाता है। इस तरीके से हमने देखा है कि नाउन में भी अलर्ट के कई प्रकार से इस्तेमाल होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अपना अगला वर्ड है आंसर। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन आप जब इसके यूजेस देखेंगे तो आप दंग रह जाओगे। आंसर एज ए वर्ब, वही उसके 5 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म आंसर, सेकंड फॉर्म आंसर्ड, हम उसे ईडी लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल भी आंसर्ड। सिंपल प्रेजेंट में हम उसे सफिक्स एस लगाते हैं और आईएनजी के साथ वो हो जाता है आंसरिंग। इसके मीनिंग होते हैं उत्तर देना, जवाब देना, फोन उठाना, फोन का जवाब देना या हल करना। दे आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस इन एग्जाम। अब यहाँ इस सेंटेंस में आंसर का मतलब फोन उठाना नहीं है। इस सेंटेंस में आंसर का मतलब है उन्होंने एग्जाम में पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए या उनका उत्तर दिया, उन्होंने परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। यानी यहाँ आंसर का मीनिंग हो रहा है हल करना, प्रश्नों को उनके उत्तर के साथ लिखना। अब देखते हैं उसका अगला इस्तेमाल। प्लीज आंसर माई कॉल क्विकली। कृपया मेरी कॉल का शीघ्र उत्तर दे। यहाँ वही आंसर जो ऊपर उत्तर देने के यानी कि लिखकर उत्तर देने के सेंस में यूज हुआ है, वही यहाँ पर अब फोन उठाने के सेंस में यूज हो रहा है। आंसर ऑल क्वेश्चंस गिवन हियर। यहाँ दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दे, यहाँ पर भी वो उत्तर देने के सेंस में यूज हुआ है। हाँ, एक और बहुत ही इसका बढ़िया इस्तेमाल होता है, जैसे बाज दफे कुछ बच्चे गुस्से में बड़ों को पलटाकर जवाब दे देते हैं, तो जिससे हम कहते हैं पलट कर जवाब देना, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं आंसर बैक। आंसर बैक। ये देखते हैं अगला इस्तेमाल। डोंट आंसर योर एल्डर्स बैक। अपने बड़ों को पलटकर उत्तर ना दे, यानी ये बिल्कुल मॉरल के खिलाफ होता है और हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उन्हें पलटाकर जवाब कभी भी नहीं देना चाहिए। इससे हमारे मैनर्स का पता होता है, हमारी अपब्रिंगिंग का पता होता है। बढ़ते हैं अपने अगले यूज की तरफ। वही वर्ड आंसर जब नाउन के तौर पे यूज होगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा जवाब, हल या उत्तर। हमने उसे वर्ब के तौर पे देखा, वहां उत्तर देना, जवाब देना, फोन की कॉल को अटेंड करना, एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिखना, इस तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन वही आंसर अब नाउन बनकर आ रहा है तो उसका मतलब हो रहा है उत्तर, जवाब या हल। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। द रॉन्ग आंसर्स रिटन इन एग्जाम मस्ट बी डिस्कस्ड विद द स्टूडेंट्स। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं ये समझता हूँ एज ए टीचर फॉर लास्ट मोर देन 27 ईयर्स। मुझे ऐसे लगता है कि जब एग्जाम के पेपर चेक होते हैं तो उसके बाद बच्चे ने कहाँ गलती किया, कहाँ मिस्टेक हुई है, तो वहां पर डिस्कशन होना चाहिए और बच्चे को वही प्रश्न का उत्तर क्या एक्सपेक्टेड था, क्या होना चाहिए था, वो डिस्कस करते हुए बतलाना चाहिए। जबकि होता क्या है, मेजोरिटी केसेस में हमने ये देखा है कि लोग सिर्फ कितने मार्क्स मिले इस पे डिस्कशन होता है। वो जितने मिले वो तो बच्चे में कैलिबर था इसलिए उसने ले लिए। जहां उसके मार्क्स डिडक्ट हुए, क्यों हुए, किस वजह से हुए, उसका रीजन क्या था, क्या मिस्टेक हुई, उस पर डिस्कशन होना चाहिए।
इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया हूं। परीक्षा में लिखे गए गलत उत्तरों पर छात्रों से चर्चा अवश्य करनी चाहिए, तभी तो वो जाके नेक्स्ट परीक्षा में वो फिर से गलती नहीं दोहराएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स मस्ट नो वेयर वॉज द मिस्टेक इन देयर आंसर। उसी को मैंने और अच्छे से यहाँ बताने की कोशिश की है। छात्रों को पता होना चाहिए कि उनके उत्तर में गलती कहाँ हुई। देखिए वही आंसर को मैंने यहाँ उत्तर के तौर पे यूज किया है। अगला एग्जाम्पल, हु विल गिव एन आंसर टू माई क्वेश्चन। ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है कि मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा, मेरे सवाल का जवाब कौन देगा। तो यहां पर भी आंसर का मतलब है उत्तर या जवाब। आइए चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है अरेस्ट। अरेस्ट एज अ वर्ब, इसके 5 फॉर्म्स, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड और अरेस्ट। उसे सफिक्स एस लगाया जाता है और आईएनजी के साथ वो बन जाता है अरेस्टिंग। इसका मीनिंग होता है गिरफ्तार करना या बंदी बनाना। बहुत ही कॉमन वर्ड है। पुलिस अरेस्टेड 10 यंग मेन इन कनेक्शन विद द ग्रुप फाइट। पुलिस ने ग्रुप में हुई मारपीट के मामले में 10 युवकों को गिरफ्तार किया। तो ये पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और कहीं पर भी कोई घटना होने नहीं देना है, जिससे हमारे समाज में सुकून और शांति और अमन बरकरार रहता है। तो पुलिस बहुत ही ग्रेट काम करती है, ये हमें पता है, और उनकी ड्यूटी बहुत टफ होती है, लेकिन वो फिर भी अपने समाज की खातिर कोई इवन अपने रिलीजियस फेस्टिवल होते हुए भी वो बेचारे अपने ड्यूटी पर बराबर काम करते हैं। दैट इज रियली अप्रिशिएबल। दे वर अरेस्टेड ऑन द करप्शन चार्जेस। अब यहाँ इस प्रश्न इस सेंटेंस में हम ये बता रहे हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ अरेस्ट का मतलब है गिरफ्तार किया गया। अब यही अरेस्ट अगर नाउन बनकर आता है तो उसका मतलब होता है गिरफ्तारी या बंदीकरण। ऊपर हमने देखा है अरेस्ट एज अ वर्ब, वहां गिरफ्तार करना यानी एक्शन का नाम हो रहा है अरेस्ट, और नीचे उसी अरेस्ट को जब नाउन के तौर पे हम यूज करते हैं उसका मतलब हो जाता है गिरफ्तारी। द पुलिस इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, देयर इज नो अरेस्ट येट। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो यहाँ अरेस्ट का मतलब है गिरफ्तारी, क्योंकि पुलिस ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं करती है जब तक कि कोई सबूत और एविडेंस ना हो। तो बारीकी से स्क्रूटनी और मामले की जांच होने के बाद अरेस्ट होता है। तो इस सेंटेंस में हम ये बता रहे हैं कि पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यहाँ अरेस्ट का मतलब है एज ए नाउन गिरफ्तारी। हमारा अगला वर्ड है अटैक। अटैक एज अ वर्ब, उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। अटैक, सेकेंड और थर्ड फॉर्म अटैक्ड, अटैक्ड उसको ईडी लगाया जाता है और सफिक्स एस लगता है उससे, क्योंकि वो नॉर्मल वर्ब है और सिंपल प्रेजेंट में हम उसे बनाते हैं अटैक्स, और आईएनजी के साथ वो हो जाता है अटैकिंग। इसका मीनिंग होता है हमला करना, आक्रमण करना, धावा बोलना या आलोचना करना। ये बहुत ही बेहतरीन उसका मीनिंग है। मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द सोल्जर्स अटैक्ड ऑन एनिमीज। सैनिकों ने शत्रुओं पर आक्रमण किया। हमें पता है हमारे देश की आर्मी हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करती है, और किसी भी तरह के कोई भी दुश्मन जब उन्हें दिखता है तो वो उस पर अटैक करते हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी वो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। हेड्स ऑफ टू देम। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम अटैक का जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब है आक्रमण करना, हमला करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और न्यू डॉग्स आर वेरी डेंजरस, दे डायरेक्टली अटैक ऑन स्ट्रेंजर्स। हमारे नए कुत्ते बहुत खतरनाक है, वे सीधा अजनबियों पर हमला करते हैं। तो ये अक्सर होता है जब तक डॉग या कोई भी पेट नया होता है तो वो एडजस्ट होने के लिए उसे टाइम लगता है, और कोई भी स्ट्रेंजर के ऊपर वो हमला कर सकता है। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखेंगे, दिस रिपोर्ट अटैक्स द आइडिया ऑफ एग्जाम फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। देखिए यहाँ उसी अटैक का एक अलग से मीनिंग हो रहा है। ऊपर हमने देखा है अटैक करना, धावा बोलना, आक्रमण करना,
और अब इस थर्ड सेंटेंस में उस अटैक का मीनिंग है आलोचना करना, किसी पे तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना। ये रिपोर्ट में छोटे बच्चों के लिए परीक्षा के विचार पर तीखी आलोचना की गई। यहां उसी अटैक का मीनिंग हो रहा है आलोचना करना। कितना ब्यूटीफुल इसमें डिफरेंसेस है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब यही अटैक जब नाउन के तौर पे यूज होगा तो उसका मीनिंग होगा हमला, किसी व्यक्ति या वस्तु की तीखी आलोचना या दौरा। ये देखिए, ये बहुत ही कमाल के यूजेस है। मुझे लगता है आप इसे जरूर एंजॉय करोगे और याद रखना बहुत जरूरी है। Their government is being under attack for cutting education spending. Sometime अगर गवर्नमेंट ने एजुकेशन का बजट अगर कम कर दिया तो दूसरी पार्टियां और बहुत से लोग उस पर अटैक करते। वो अटैक यानी फिजिकल अटैक नहीं होता है, आलोचना करना। जैसे पार्लियामेंट में इधर जहां बहस होती है किसी मुद्दे पर, तो ये उस तरह का सेंटेंस है। देयर गवर्नमेंट इज बीइंग अंडर अटैक, यानी उनकी गवर्नमेंट की तीखी आलोचना हो रही है। किस लिए आलोचना हो रही है? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन का बजट कम कर दिया। शिक्षा खर्च में कटौती को लेकर उनकी सरकार की तीखी आलोचना हो रही है। अब यहां अटैक का एक और मीनिंग होता है, मेनी हार्ट अटैक पेशेंट्स आर सेव्ड ड्यू टू अवेलेबल मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज। उपलब्ध आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के कारण हृदयात के कई रोगियों को बचाया जाता है। तो हमने देखा है दोस्तों, पहले जमाने में जब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, तो बहुत सी मौतें होती थी हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन आज इतना टेक्नोलॉजी को डेवलप होने के बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोग हार्ट अटैक आने के बाद भी वो उनको अगर सही सुविधाएं समय पर मिल जाए तो वो उनकी जान बच जाती है। तो यहाँ अटैक का मतलब हमला करना नहीं है, यहाँ अटैक का मतलब आलोचना करना नहीं है। यहाँ अटैक का मतलब है दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक। तो हमने इस तरीके से देखा है कि अलग अलग मीनिंग के साथ सेम वर्ड कैसे इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है एक नए सीखने वाले के लिए। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए और कोशिश कीजिए कि अगर इसे समझ में आता है तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए, या इसमें और कोई आपको लगता है कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए तो भी आप मुझे लिख कर बता सकते हैं कमेंट में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे उससे मिलता है। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।